नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। सुबह के 11 बजने जा रहे हैं और पाकिस्तान में मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये सब कुछ सीमा हैदर के नाम पर हो रहा है। ना पुलिस को संभाल पा रही है और ना ही पाकिस्तानी सरकार की हिंदुओं और हिंदू मंदिरों को सुरक्षा देने की कोई नीयत नजर आती है। ऐसे में भारतीय एजेंसियां पूरे मुद्दे पर बेहद अलर्ट हैं। बिल्कुल, और सीमा की भारत में एंट्री की पूरी पड़ताल आज हम करने जा रहे हैं। सीमा के भारत आने में किस किस ने उसकी मदद की, उसके संपर्क किस किस से थे, किन किन लोगों से उसने संपर्क साधा, पुलिस की नजर पड़ने से पहले भारत में रहते हुए सीमा ने क्या क्या किया। अगले 1 घंटे में इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने वाले हैं। और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे इस खास पेशकश की। बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान में मंदिरों पर हमले के बाद सीमा हैदर को लेकर एक्शन में भारतीय एजेंसियां हैं। सीमा हैदर को लेकर यूपी एटीएस की जांच तेज हो गई है। अब एटीएस हरकत में है, एक्शन में है। यूपी एटीएस की एक टीम नेपाल में मौजूद है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एटीएस से शेयर किए हैं सीमा सचिन के बयान भी। तो जो बयान दिए गए हैं अब तक सीमा हैदर की तरफ से, सचिन की तरफ से, वो बयान भी दर्ज करके जो एटीएस की टीम है वो पहुंची है नेपाल। और सीमा सचिन के जो बयान है वो पुलिस ने एटीएस से शेयर किए हैं। जो कड़ी अब तक सामने आई है, हमले पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर भी इसी एंगल से भी जांच हो रही है कि क्या कनेक्शन है। क्योंकि पाकिस्तान के ये जो हिंदू मंदिरों पर हमले कर रहे हैं, जो डाकू हैं, जो आतंकी हैं, वो कह रहे हैं कि सीमा को वापस भेजो पाकिस्तान। अब इस कड़ी में जो जांच एजेंसियां हैं, भारतीय जांच एजेंसियां, वो हरकत में आ गई। और सीमा की एंट्री रूट पर एटीएस ने जांच तेज कर दी है। जिस बॉर्डर से एंट्री की वहां की फोटोग्राफी की जाएगी, यह फैसला लिया गया है। जहां से सीमा भारत में आई वहां के लोगों से पूछताछ भी करने का फैसला किया गया है। सचिन सीमा नेपाल में जहां रुके वहां भी लोगों से पूछताछ कर सकती है एटीएस। जिस बस से आए उस बस ड्राइवर और स्टाफ से भी पूछताछ करने का फैसला किया गया है। यूपी पुलिस की 3 सदस्यीय टीम नेपाल में पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर चुकी है। और इसी मामले पर करेंगे बड़ी चर्चा। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो पहुंच चुके हैं। एनके सूद जो कि पूर्व रॉ ऑफिसर है, वो आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में। सर, आपका बहुत स्वागत है। अभिषेक राय जो कि सीनियर एडवोकेट थे, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। शमशविश रेन जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। इसके साथ साथ आचार्य विक्रमादित्य जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। हेमंत पराशर जो कि सीमा के वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा जो आईबी और एटीएस की जांच चल रही है उस पर डिटेल देने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी दिल्ली से हमारे साथ होंगे लाइव। तो इन तमाम मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम जाना चाहेंगे जो हमारे खास मेहमान हैं एनके सूद साहब, उनके पास। सर, ये बताइए, ये कहानी जितनी सामान्य और सपाट दिखती है, क्या इतनी सामान्य और सपाट है? और क्या सीमा पर यकीन करना चाहिए? और जिस तरह से एजेंसियां जांच कर रही है वो किस तरफ जाता हुआ ये पूरी कहानी नजर आ रही है आपको? देखिए, ये जो इसकी पूरी कहानी है, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई बॉलीवुड की फिल्म की कहानी हो जी। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कई चीज़ें गलत तरीके से प्रेजेंट की गई हैं। सीमा कराची से आई, कराची से जो आई सीधी नेपाल के अंदर, क्योंकि जो फ्लाइट है वो वाया दुबई आती है, दुबई उसको नहीं रुकना होता। और नेपाल से इंडिया के अंदर आना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा वो आईएसआई के एजेंट है। मैं आपको बड़ी क्लियर एक बात बता दूं कि आईएसआई के ऑपरेशन कैसे चलती हैं, इंटेलिजेंस के ऑपरेशन कैसे चलते हैं। वो बड़े क्लीन ऑपरेशंस होते हैं। अगर उनको यहाँ पे इंडिया के अंदर भेजना हो, किसी को इलीगल तरीके से भेजने की जरूरत नहीं है। ये ज़रूर है कि जो सीमा वहाँ से भाग के है उसके अंदर बहुत से इशूज़ हैं, वो हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आईबी से मेरे जो दोस्त हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा किसी भी तरीके से आईबी का ऑपरेशन, आईबी इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, आईबी इसके अंदर ये नहीं देख रही कि आईएसआई की एजेंट है। अगर पाकिस्तान के अंदर मंदिर चलाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लोग इसलिए डिस्टर्ब हो रहे हैं कि सीमा इंडिया के अंदर आई और यहाँ पे हिंदू बन गई। जो उसका कन्वर्शन का इशू है उससे बहुत लोग परेशान है पाकिस्तान के अंदर, और मंदिरों पे अटैक किया जा रहा है।
और दूसरी तरफ जो यहाँ पे कुछ इंडिया के अंदर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो भी परेशान है। परेशान इसलिए है कि वो कन्वर्ट हो गई हिंदुइज्म के अंदर और उसके बाद उसको धमकी दी जा रही है। एक्चुअली सीमा के लिए एक बड़ी इशू बहुत है कि उसकी सिक्योरिटी का इशू का सिक्योरिटी का पाकिस्तान की तरफ से भी है और इंडिया की तरफ से भी है। यहाँ पर इंडिया के अंदर लोग बैठे बहुत है, बिना और वीजा जो के, हमारी बिना परमिट के कैसे कोई दाखिल हो सकता है हिंदुस्तान में, वो भी नेपाल के रास्ते। और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उनकी एक्टिविटीज बहुत संदिग्ध हैं और इन्हीं संदिग्ध एक्टिविटीज, इन्हीं संदिग्ध हरकतों का जो सीमा से सवाल जवाब हुए उसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगी। एक जल्दी से बड़ी खबर बता दूं, सीमा से जब हमने पाकिस्तान जाने को लेकर सवाल पूछा था, अब हम आपको बताने जा रहे हैं सीमा ने वो जवाब क्या दिया था। तब उसने कहा था कि उसे पाकिस्तान जाने से डर लग रहा है, वो किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है भारत से, वो भारत में ही रहना चाहती है। सीमा ने क्या कहा था, मैं चाहूंगी आप सब ये सुने, सीमा को सुनिए। इनके प्यार की वजह से मुझे यहाँ आके पता पड़ा और यहाँ आके जिस तरह मुझे ट्रीट किया गया ना, तो मुझे गर्व है हिंदुस्तानी लोगों पे। इतने अच्छे हैं हिंदुस्तान के लोग, शायद वहाँ मेरे जो पाकिस्तान के थे इतने नहीं थे। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे कि लोग अभी धमकियाँ दे रहे हैं, हमेशा ऐसे ही हुआ है, हमेशा मैंने ऐसे ही देखा है, औरतों को सिसकते मरते। वहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं है औरतों की। और रही बात हैदर की, तो वो सिर्फ मुझे वापस बुला के मेरे साथ बहुत बुरा किया जाएगा सर। आपको अंदाज़ा भी नहीं है क्या होगा मेरे साथ। मुझे यहाँ की जेल में डाल दिया जाए बच्चों के साथ, मुझे वापस ना भेजा जाए। ऐसा नहीं था कि ऐसी धमकी आएगी, मुझे ऐसा था कि हैदर मुझे बुला के मार देंगे। ऐसा नहीं था कि अब धमकी आएगी। जब देख रहे हैं कि मैं नहीं जा रही और मैं मतलब हर तरह से इनकी हूँ, तो वो लोग धमकी पे उतरे हैं। तो सर मैं नहीं जाना चाहती। अब मुझे डर भी लग रहा है और बहुत डर लग रहा है कि मुझे हिंदुस्तान अब सच में ना भेज दे, क्योंकि वो धमकियाँ दे रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। और इस बीच खबर यह है कि सीमा के दुबई और नेपाल नेटवर्क की जानकारी और जांच भी करेगी। पाकिस्तान से दुबई पहुंचने की जांच करने का फैसला किया गया है। दुबई से नेपाल आने के नेटवर्क की भी जांच की जाएगी। नेपाल से हिंदुस्तान आने को लेकर सीमा से सवाल किए जाएंगे। तो सीमा लगातार रडार पर है, एटीएस के रडार पर आ चुकी है, लेकिन वो सवाल जिनके जवाब तलाश रही है इस वक्त पुलिस, और वो कौन कौन से सवाल है आपके जहन में भी होंगे कि सीमा ऐसे कैसे भारत आ गई। तो सवाल हम आपको बता रहे हैं, सीमा ने पाकिस्तानी सिम और फोन आखिर नष्ट क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और सचिन के साथ 7 महीने की चैट आखिरकार सीमा ने क्यों डिलीट की, यह भी बड़ा सवाल है। अगला बड़ा सवाल ये कि पूरी यात्रा के दौरान किन किन नंबरों का इस्तेमाल किया गया, ये खुलासा नहीं कर रही है सीमा। और साथ में पाकिस्तान से दुबई और नेपाल से भारत आने में कौन कौन से लोग उसके मददगार थे, उनके नामों का भी खुलासा नहीं कर रही है सीमा। बिल्कुल संदिग्ध बात है। एक और बड़ा सवाल, सीमा और उसके परिजनों की पूरी प्रोफाइल क्या है, ये भी अब तक खुलकर सामने नहीं आई है। तो जांच एजेंसियां इस वक्त चौकन्ना है। अभिषेक जी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं आना चाहूंगी। अभिषेक जी देखिए, अब सीमा भारत आ चुकी है, लेकिन अभी भी वो कहाँ है ये कुछ पता नहीं है। ये खबरें आ रही हैं सामने कि वो फरार है, कहाँ है अपने प्रेमी के साथ, ये भी नहीं पता है। लेकिन इस मामले पर अब कानूनी पेचीदगियां क्या कहती है, क्योंकि पाकिस्तान तो डिनायल मोड में लग रहा है, वो सीमा को बुलाने में, वापस बुलाने में डिनायल मोड में लग रहा है। कुछ देर पहले उनके नुमाइंदे भी जुड़े थे उस मुल्क के सरकार के। तो अब क्या बचता है रास्ता? देखिए, अगर जैसी नई बातें आ रही है कि ये जासूस हो सकती हैं या जासूस नहीं हो सकती हैं, ये काम तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, वो इसको एग्जामिन करेंगे। एटीएस एग्जामिन कर रही है। मानकर चलिए कि उन्हें रीजनेबल सस्पिशन है कि ये जासूस हैं और ऐसा कोई एविडेंस मिल जाता है, तो वो ये एग्जामिन करेंगे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो इंडिया का एंटी एस्पियोनेज एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर इन्हें प्रोसिक्यूट करना है। उस हालात में अगर प्रोसिक्यूट करना है तो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी सीबीआई होती है, उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। उस हिसाब से फिर आपको देखना पड़ेगा कि इन्हें जो बेल दी गई है उसके कैंसिलेशन की चीज़ें आएंगी। आज की तारीख में अगर वो नहीं मिल रही हैं, प्राइमा फेसी तो कारण यही होगा कि एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं उन्होंने इसे अलग रहने को बोला होगा, बिकॉज ये मीडिया में स्टेटमेंट दे रही हैं। मीडिया का स्टेटमेंट आप देख ही रही हैं, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। जी जी। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ फिर अत्याचार हो रहा है,
ये चीज़ें हो रही है तो इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अगर आप कंसिडर करते हैं, वहाँ इट इज़ नॉट ओनली कि सीमा के लिए क्या कंपैशन होना चाहिए, हमें कंपैशनेट रहना चाहिए पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए बहुत भी। सारे पहलू ऐसे हैं जिनका जवाब आना सामने अभी बाकी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीमा का पाकिस्तान जाना तय माना जा रहा है। जब हमने सीमा से इसको लेकर सवाल पूछा तब उसने क्या कहा, वो भारत से बहुत प्यार करती है, किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। मतलब सीमा ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। और इस बीच बहुत कुछ ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में जिसको लेकर सीमा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल विपिन, आप ठीक कह रहे हैं। और सीमा हैदर केस में क्या कुछ आगे क्या संभव है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए सीमा क्या करेगी। मैं प्यार की नज़र से देखती हूँ, सबकी नज़र एक जैसी। लाखों पाकिस्तान में लोग हैं जो इंडिया से प्यार करते हैं, मैं भी उनमें से हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि बस ये सोचते हैं जो कि यहाँ के मुसलमान के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है या यहाँ के हिंदुओं के साथ मैं ऐसे बात करूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ सर, मैं उनमें से हूँ जो भारत और पाकिस्तान दोनों शहरों देशों से प्यार करते हैं। और मैं भारत से मन से प्यार करती हूँ। और मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत लोगों को ये बताया कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मुझे यहाँ के मुसलमान जिस तरह दिखाते थे खुश रहते थे, शायद वहाँ के इतने हिंदू खुश नहीं थे। तो सीमा बार बार यही कह रही है कि मैं भारत में बहुत खुश हूं, और एक तरफ सीमा का पाकिस्तान जाना लगभग तय भी नजर आ रहा है। वहीं सीमा बार बार यही कह रही है कि हिंदुस्तान से उसे प्रेम है और हिंदुस्तान की जेल ज्यादा पसंद है पाकिस्तान जाने की अपेक्षा, और पाकिस्तान जाना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं। क्या कुछ कहा सीमा ने, सुनिए एक बार फिर। मुझे जानकारी नहीं थी सर, पर मैं इनके प्यार में आई हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, और ना कभी होगा भी सही। और कभी भी ऐसा हिंदुस्तानी ना सोचे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ खुद, मैं खुद को पाकिस्तानी नहीं मानती। आप अगर ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि यहाँ की बातें वहाँ बताएगी, तो आप जहाँ रखोगे मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जेल में रखोगे मैं वहीं रहने को भी तैयार हूँ, पर मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। मैं अपनी गलती को मानती हूँ, मुझे सज़ा दी जाए, मुझे सज़ा कबूल है। बिल्कुल मैं हिंदुस्तानी हूँ, बिल्कुल मैं मन से हिंदुस्तानी हूँ, दिल से। मुझे किसी ने कोई प्रेशर नहीं करा। मैं वहाँ रह के भी मुझे यहाँ से प्यार था, इस बात के ये सचिन गवाह हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार सीमा हैदर केस में आगे क्या संभावना है और क्या कुछ हो सकता है। बिग बॉल के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं सीमा हैदर केस आगे क्या संभव है। सीमा के खिलाफ धाराएं बढ़ा सकती है पुलिस जांच में अगर कुछ सामने आया तो। रिधि, बिल्कुल, और सीमा के खिलाफ चार्जशीट लगने की भी तैयारी की जा रही है और पूरी तरह से ट्रायल में ले जाने की तैयारी चल रही है। और साथ साथ सीमा हैदर ने जो कुछ भी दावे किए हैं उनके कई दावों पर सुरक्षा एजेंसियों को शक है, इसीलिए यूपी एटीएस जांच करने के लिए नेपाल पहुंच गई है। और जमानत पर रिहा सीमा को फिर जेल हो सकती है, ये भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। तो क्या कुछ संभव है आगे एक्शन, ये हम आपको बता रहे हैं। यूपी एटीएस केंद्रीय एजेंसियों के भी संपर्क में है। शम्स रविश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो केस है ये बहुत उलझता हुआ दिख रहा है। देखिए, एक तो सीमा पूरी तरह से खुलासा नहीं कर रही हैं कि वो जिस रूट का उन्होंने इस्तेमाल किया वो रूट क्यों इस्तेमाल किया, अपना फ़ोन बंद क्यों किया, कितने नंबरों का इस्तेमाल किया, किस किस से संपर्क में थी। ये वो सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, अभी तक इसके जवाब मिल नहीं पा रहे हैं। देखिए, इसमें तो पहले पूरा जो स्टोरी जितना आया है, इसमें ये बार बार बताना चाहती हैं कि मैं बिल्कुल ही अनपढ़ गवार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। स्टार्टिंग फ्रॉम कि इसने बोला कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के आई हूँ, विच मीन्स उसको पैसे का ट्रांजैक्शन आता है। सेकेंडली, वो अगर वहाँ से इलीगल वे से आई है, विच मीन्स कि उसको पता है कि कौन से रास्ते क्या है। वो अगर फ्लाइट लेकर नेपाल तक आई है, मतलब उसको ना बुकिंग करना आता है। एयरलाइंस का जो बुकिंग है वो अनपढ़ लोगों को करना नहीं आता। इट्स नॉट दैट ईजी। फिर अगर आप वहाँ से यहाँ पर आई हैं, आप इलीगल वे से नेपाल से एंटर आपने किया है। सबको मालूम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ ऑन पीक, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज़ ऑन पीक। औरतें अगर बिल्कुल अकेली हैं, आपके साथ कोई भी एक भी मर्द साथ में नहीं है, 4 बच्चे हैं, और आप इस रूट से आ रही हैं, इज़ इट ईजी किसी का आना? कोई ने आपको पकड़ा नहीं, तो आप कितना रिस्क करके आई हैं। अगर आप बोल रही हैं कि मेरे साथ कोई भी नहीं था और मैं बिल्कुल ही अकेले आई हूँ, आप औरत को किडनैप करना इज प्रीटी इजी, उसके साथ 4 बच्चे, और जो क्लेमिंग दैट वो उसी के ही बच्चे हैं, इट इज सच अ ह्यूज पैकेज। वो ये क्लेम कर रही हैं कि सचिन नेपाल में थे, वो नेपाल में मिली सचिन से, और उसके बाद सचिन उनको और उनके बच्चों को लेकर भारत आए। तो ये रास्ता अपनाया गया, लेकिन नेपाल से भारत बस में आए।
ये उन्होंने बताया। तो लेकिन अगर यहाँ पर ये भी अगर देखा जाए कितना रिस्क डाला है उसने। आप यूएन के अगर लॉज देखेंगे, बच्चों के 4 बच्चों के लाइफ के ऊपर आपने कितना रिस्क किया है। उसके अलावा आप बोल रहे कि मैंने पबजी गेम खेला, उससे हमें मोहब्बत होगी। पबजी गेम इज़ नॉट ए इजी गेम, बहुत ही बड़ा गेम है जहाँ पर आपको फुल माइंड स्किल लगाना पड़ता है। इतने ऐसे गेम वाली इंसान इतनी सिंपल नहीं हो सकती। इतना बेसिक सभी को ही मालूम है कि अगर मैं अपने पड़ोसी के घर में चुपके से जाऊं तो मेरे साथ क्या होगा, ये सबको पता होता है। और यहाँ तो आप पड़ोसी का घर नहीं है, पड़ोसी का मुल्क है। सबको पता है कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि मेरे लिए थ्रेट्स आ रही हैं, यू एक्चुअली नेवर नो व्हाट इफ ये इसी के खुद ही के लोग हो जो ऐसे कर रहे हैं, सो दैट इंडिया में ऐसा हो कि भाई उसकी जान खतरे में है और फिर वो वापसी ना जाए। इट कुड बी समथिंग एल्स। इट इज संदिग्ध है, कई सारी चीजें हैं जो संदिग्ध हैं, जिनके जवाब नहीं मिले हैं, कई सवाल हैं जो संदिग्ध हैं। और एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, सीमा को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। आईबी ने सीमा को लेकर तैयार कर ली है रिपोर्ट। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में चिंता जताई है। रिपोर्ट में सीमा की एंट्री को लेकर कई सवाल किए गए हैं। तो अब आईबी की रिपोर्ट से और बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि आईबी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है कि आखिर सीमा ने जो एंट्री ली, जो दुबई के रास्ते एंट्री ली गई, शारजा के रास्ते नेपाल गई, नेपाल से वो उसके बाद फिर भारत में दाखिल हुई, तो ये कैसे दाखिल हुई, किस किस की मदद ली गई, ये तमाम चीज़ें, जो तमाम सवाल हैं वो अब इस रिपोर्ट में उसके जवाब सामने आ सकते हैं। तो सीमा, सरहद और साजिश, जी हाँ, अब और एक एक करके हम खुलासा करते हैं। सीमा हैदर को लेकर आईबी ने अपनी रिपोर्ट में चिंता जताई है। आईबी ने माना है कि इस तरह लोग आने लगे तो घुसपैठ रोकना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। अब तक हुई पूछताछ में सीमा को लेकर संदेह की कई वजहें सामने आ चुकी हैं। सीमा साबित नहीं कर सकी है कि भारत आने का मकसद सिर्फ शादी रचाना था या फिर प्यार था, ये साबित नहीं कर पाई हैं। और कुछ और बड़ी खबरों के लिए चलते हैं विपिन के पास। और देखिए, बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में मंदिरों पर हमले और एटीएस की जांच के बीच सीमा हैदर की लोकेशन को लेकर सवाल उठ खड़े हो गए हैं। सीमा कहां है, इस पर कई अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन TV9 भारतवर्ष आपको सीमा की लोकेशन पर पक्की खबर दे रहा है। सीमा की लोकेशन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी सचिन के रिश्तेदार के घर पर सीमा मौजूद है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में ही है सीमा। अभी मीडिया से बातचीत नहीं करना चाहती है सीमा। एटीएस की जांच की वजह से सीमा ने मीडिया से दूरियां बना ली है और रबुपुरा के अपने घर से नदारत है। और हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा लगातार इस खबर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जितेंद्र, दो चीजें, एक सीमा का मीडिया से दूरी बनाना और दूसरा इस पूरे मामले में यूपी एटीएस की जांच और जांच के लिए नेपाल पहुंचना। अब तक की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है और क्या कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है अब तक की इन्वेस्टिगेशन में, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल विपिन, देखिए, यूपी पुलिस की एक टीम इस वक्त नेपाल के अंदर मौजूद है। दरअसल जो ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर और उसके अलावा उसके पति सचिन, जो तथाकथित पति है उसका सचिन, उनके जो बयान दर्ज किए, उन दोनों के बयानों को वेरीफाई करने के लिए पहुंची है। दरअसल उन्होंने जिस होटल का जिक्र किया कि हम नेपाल के इस होटल के अंदर ठहरे थे, तो उस होटल के स्टाफ से जाकर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, कब तक वहाँ पर ठहरे थे, कब उन्होंने वहाँ पर एंट्री की थी। इसके अलावा पोखरा से जिस बस से वो यहाँ दिल्ली तक पहुँची है, उस बस के स्टाफ के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा जिस बॉर्डर से उन्होंने एंट्री की इलीगल तरीके से, उस बॉर्डर की पहचान की जाएगी। तो लेकिन तमाम बयान जब तक जितेंद्र ये भी बताइए कि अभी सीमा कहां है? मीडिया से उसने दूरी तो बना ली है, लेकिन कहां अपनी शरण स्थली बनाई हुई है इस वक्त? क्या एजेंसियों को यह पता है या फिर वो अंडरग्राउंड हो गई है और पुलिस उसकी जांच कर रही है? क्या कुछ एग्जैक्ट डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, अदालत ने जो उसको आदेश दिया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि वो हिंदुस्तान छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इसके अलावा जो पता उसने कोर्ट के अंदर दिया, उसी पते पर उसको रहना पड़ेगा और साथ ही पुलिस की मौजूदगी में उसको रहना पड़ेगा, पुलिस के संपर्क में रहना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा पुलिस का कहना है कि सीमा हैदर उनके संपर्क में है, लेकिन सीमा हैदर इस वक्त अपने घर पर नहीं बल्कि किसी जान पहचान वाले के घर पर एक अन्य स्थान पर मौजूद है। अज्ञात जगह पर अभी हैं, जैसा कि जितेंद्र कह रहे हैं कि सीमा दरअसल रडार पर है एटीएस के, और इस वजह से एक एहतियातन कदम उठाया गया है कि वो मीडिया से उन्होंने दूरी बना ली है। एक बड़ी खबर और बता दें जितेंद्र, आपके पास लौटेंगे। सीमा को भी डर है कि उसे पाकिस्तान भेजा गया तो उसकी
उसकी हत्या कर दी जाएगी। सीमा पाकिस्तान पुलिस को जाहिल और जंगली भी बता रही हैं। मुझे डर लगने लगा है सर। वो जंगली लोग हैं, उन्होंने कभी ज़िंदगी में तालीम नहीं देखी, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, तो उनको क्या पता क्या कदर प्यार की और क्या कदर इंसान की जान की। अगर पाकिस्तान की वह पुलिस इतनी जहाँ जैकमाबाद है वहाँ इतनी सख्त होती ना और ईमानदार होती जैसे यहाँ के लोग हैं, जहाँ की पुलिस है, तो ऐसा कभी भी ना होता, उनको जुर्रत ना होती इस तरह धमकी देने की। तो सीमा बार बार ये दोहरा रही हैं कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। अब क्या होगा सीमा का, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल हेमंत पराशर जो कि सीमा हैदर के लॉयर हैं, हेमंत पराशर, उनका वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत पराशर जी, आप बता दीजिए इस वक्त सीमा कहाँ है? देखिए, सीमा कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि इस वक्त सीमा है कहाँ। फिलहाल मैं अपनी कोर्ट में मौजूद हूँ, तो क्या पूछताछ चल रही है उनसे? वाले बताएंगे कि सीमा इस वक्त कहाँ है। उनसे क्या पूछताछ चल रही है? ये जांच एजेंसी का काम है और जो विवेचना अधिकारी हैं उनका काम है कि सीमा का पता लगाएं कि कहाँ है सीमा। बात बाकी यदि सीमा अगर भागती है तो उसकी ज़मानत ही निरस्त हो जाएगी, तो सीमा कहीं जा तो सकती नहीं है। जमानत में शर्तें हैं। नहीं हेमंत जी, थोड़ा सा अगर आप और क्लैरिटी के साथ बता पाएंगे। ठीक है, आप नहीं खुलासा करना चाहते सीमा इस वक्त कहाँ है, लेकिन क्या क्या सवाल उनसे अब तक किए गए हैं? उनको जेल हुई थी, फिर उनको जमानत पे हैं। ये सवाल आपका, ये देखिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले आपका सवाल ये गलत है कि खुलासा नहीं करना चाहते। मैं क्यों खुलासा करने वाला? आप उनके वकील हैं तो आप एक बात जानते होंगे, आप उनका पक्ष रख रहे हैं। देखिए, सुनिए, आप उनकी पैरवी कर रहे हैं, आप उनका पक्ष रख रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। हाँ, देखिए जी, देखिए, सुनिए, मैं बताऊंगा। मैंने उनकी बेल कराई और बेल कराने के बाद उनको मैंने उनके स्थायी पता जो सचिन का घर है उसके लिए उसको अंडरटेकिंग दी गई कि वो इस पते पर ही रहेगी और कहीं छोड़कर नहीं जाएगी। तो अब देखिए, मैं उसके घर रहूं या मैं अपनी कोर्ट जाऊं, तो ये चीज तो जो वहां क्या बिल्कुल बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी सामने आना बाकी है। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। सर, आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच देखिए खबर यह आ रही है कि उसकी शादी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सीमा सचिन और शादी पर सवाल खड़े हो गए हैं। और आपको बताता चलूं मैं कि यह शादी जितनी सीधी सपाट दिखती है, दरअसल उतनी है नहीं। सीमा जो कुछ कहानी बता रही है उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। इसीलिए सेंट्रल एजेंसी से लेकर यूपी एटीएस तक इस पूरे मामले में जांच कर रही है और एक एक पहलुओं की जांच की जा रही है और समझने की कोशिश की जा रही है कि जो कहानी सीमा ने बताई थी, क्या यह कहानी सिर्फ उतनी सी है या फिर बहुत कुछ ऐसा है जो सच सामने आना बाकी है। देखिए, सीमा हैदर के खिलाफ याचिका क्यों है, और साथ में यह भी कहा गया सीमा सचिन की शादी पर सवाल है। गुलाम हैदर से तलाक के सबूत अब तक सीमा सामने नहीं रख पाई है। साथ साथ आपको बताते चले कि बिना तलाक सचिन से कैसे वो शादी कर सकती है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ बने हुए हैं। सर, इस पूरे मामले में झोल तो सामने आ रहा है, सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन इसको लेकर जो रिएक्शन पाकिस्तान में आ रहा है हिंदुओं के खिलाफ, वो बहुत चिंताजनक है। आप कैसे देखते हैं और इस शादी को लेकर कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को हमें मानवता के तौर पर देखना चाहिए कि पाकिस्तान में जिस प्रकार की हम बातें सुनते थे, उसके लिए आज जो सबूत सामने है, जिस प्रकार के बयान सीमा हैदर दे रही हैं, वो भयावह स्थिति को वास्तविक तौर पर बखान कर रहे हैं। और ये बात हमें समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में किस प्रकार से हिंदुओं को किस प्रकार से काटा गया है। मैं साफ साफ उपयोग कर रहा हूँ ये वर्ड, काटा गया है हिंदुओं को। 15% पॉपुलेशन थी 1947 में, आज वो पॉपुलेशन 1.16% रह गई है। तो यानी कहाँ गायब हो गए, उनका कोई डाटा नहीं है, कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कहां चली गई हैं। और तो और आज जो बयान आ रहे हैं, पाकिस्तान सरकार आज वो सारे के सारे हमले जो करवा रही है, पाकिस्तान डाकुओं से करवा रही है। यानी पाकिस्तान के अंदर एक फिलॉसफी चलती है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ, वहां के रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करोगे तो क्या होगा, पाकिस्तान के वोट मिलती, सरकारों को वोट मिलती हैं। और तो और मैं कहूंगा हिंदुओं को वहां पर बचाने के लिए, अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए क्या सीमा को वापस भेजा नहीं जाना चाहिए? आप क्या मानते हैं?
नहीं, ये कोई मानवता नहीं है। हम भारतीय धर्म भारत के अंदर एक मानवता है। कोई पहले जिस स्थिति में आता है तो उसके अलावा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कानूनी कार्रवाई कर रही है सरकार। हमें बिल्कुल पूरा विश्वास है सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन इस तरह से बाहर भेजना, वापस भेजना, एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को जान से मार दिया, उसने एक कहानी सुनाई थी जिस प्रकार की एलिजाबेथ, उसके बेनजीर के बारे में, बेनजीर का सर कलम कर दिया गया वहां पर, वो केवल इसी बात पे। क्या स्थिति है औरतों की वहां पर, ये साफ साफ बयान कर रही है। और ऐसी स्थिति में भारत सरकार का प्रमुख कर्तव्य है कि उसको सुरक्षा प्रदान करे। और हम इसके ऊपर पूरी तरह से, जितने भी हिंदू संगठन है, मुझे लगता है पूरी तरह साथ देंगे। और इस वास्तविकता को, यानी किसी भी मानव को, हम कोई धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे, कोई भी व्यक्ति अगर शरण मांगता है तो उसको शरणागति देना भारत की परंपरा रही है और उसको देना चाहिए। लेकिन कोई गलत कार्य ना करे, इसके लिए भारतीय एजेंसी जिस प्रकार का कार्य कर रही है वो बिल्कुल बढ़िया है। और पूरी एजेंसी लगी हुई है, कानून के हिसाब से चलता है और कानून के हिसाब से ही चलेगा। मैं आऊंगी आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, सीमा हैदर की जमानत याचिका से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह कि याचिका खारिज कराने की तैयारी में नोएडा पुलिस है। सूरजपुर कोर्ट में आज याचिका दायर कर सकती है पुलिस। केंद्रीय एजेंसियों के दखल के बाद पुलिस की यह तैयारी है। सीमा के फरार होने का शक भी है और इसी शक के आधार पर यह याचिका दाखिल की जाएगी नोएडा पुलिस के जरिए। तो ये बहुत अहम अपडेट है सीमा हैदर केस में। और सीमा को जमानत मिलने के बाद उसके खिलाफ याचिका यूपी पुलिस क्यों लगा रही है, इसकी डिटेल्स आपको बताते चलते हैं। सीमा को लेकर पुलिस को शक है। नंबर 2, सीमा के फरार होने की आशंका पुलिस को है और उसकी सुरक्षा एजेंसियां उसके बाद यह फैसला लेने के लिए विवश हुई हैं। जांच प्रभावित कर सकती है सीमा, ऐसा भी लग रहा है पुलिस को, और इसीलिए आज याचिका दाखिल कर सकती है पुलिस ताकि उसकी जमानत को खारिज कर दिया जाए। बिल्कुल विपिन, जिस तरह से बता रहे थे कि आखिर ये याचिका क्यों दायर की जाएगी, अब देखते हैं कि सीमा पर शक की वजह क्या क्या है, क्या क्या शक है जो कि और ज्यादा गहराता जा रहा है। 3 संदिग्ध पाकिस्तानी पहचान पत्र ये शक का आधार है। इसके अलावा एडिट करके पहचान पत्र में सचिन का नाम जोड़ा गया, इस पर भी शक जताया जा रहा है। 5वीं ज्यादातर चैट डिलीट किए गए, क्यों डिलीट किए गए ये शक है। 5वीं पास लेकिन फराटेदार अंग्रेजी बोल रही है, अब ऐसा कैसे। कंप्यूटर की भी खासी जानकारी है क्योंकि पबजी खेलती थी और पबजी एक वायलेंट गेम है। एनके सूद साहब जो कि पूर्व रॉ ऑफिसर हमारे साथ हैं, उनके पास मैं चलती हूं। सूद साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि देखिए आईबी चौकन्ना है, रॉ की तरफ से लगातार डिटेल जुटाई जा रही होंगी और इसके अलावा एटीएस भी मुस्तैद है, नेपाल में एक टीम पहुंच चुकी है, शक बहुत ज्यादा है सीमा पर। देखिए, शक बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सी इरेगुलरिटीज इस केस के अंदर, नेपाल के अंदर रॉ के यूनिट बैठे हैं, उन्होंने पूरी इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट कर दी है गवर्नमेंट को। देखिए, बात क्या है कि यहाँ पे कुछ इरेगुलरिटीज जरूर हैं, लेकिन अगर कोई बात कहे कि सीमा को आईएसआई ने भेजा है, मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आईएसआई के जो ऑपरेशन होते हैं या रॉ के ऑपरेशन होते हैं बड़े प्रॉपर तरीके से किए जाते हैं। और दूसरी बात है, सीमा को इस टाइम पे धमकी दी जा रही है पाकिस्तान से, इंडिया से भी। और तीसरी बात है कि जिस तरीके से हिंदुओं पे अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो शो करता है कि सीमा के जो कन्वर्शन हुई है हिंदुइज्म के ऊपर, उससे पाकिस्तान के अंदर लोग डिस्टर्ब हैं। पाकिस्तान के अंदर आज से नहीं है, मंदिरों पे अटैक किया जाता है, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, 12 साल की लड़की को किडनैप कर लिया जाता है हिंदू होकर के, उसको मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाता है, उसके घर वालों को बताया नहीं जाता, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती है 60 साल के मुसलमान से, और उसके बाद जब कोर्ट में जाती है तो कोर्ट भी उसकी बात नहीं सुनता। यह एक तरीका पाकिस्तान में रेगुलर होता है। वहां पे ब्लास्फेमी लॉ लगा हुआ है, अगर सीमा को किसी भी तरीके से पाकिस्तान भेजा गया तो उसका कत्ल कर देंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पाकिस्तान ने तो अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ा, पाकिस्तान ने जो मुजीबुर रहमान थे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, उनको मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, वो तो इंदिरा गांधी उनको बचा के ले आई, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना एजेंडा पूरा किया। पाकिस्तान के अंदर जो लॉ है वो लॉ है ही नहीं, वहां पे अंदर हालात है, तो वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे में ना तो पाकिस्तान पर यकीन किया जा सकता है और ना सीमा की बताई हुई कहानी पर। इस बीच खबर यह कि सीमा को देश से बाहर निकालने का अल्टीमेटम गौ रक्षा हिंदू दल ने चेतावनी दी है। सीमा हैदर को बताया है पाकिस्तानी जासूस, और 72 घंटे में सीमा बाहर नहीं गई तो आंदोलन की धमकी भी गौ रक्षा हिंदू दल ने दी है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं।
72 घंटे के अंदर सीमा हैदर और चारों बच्चों को देश से बाहर निकाला जाए। अगर इनको 72 घंटे के अंदर नहीं निकाला जाता तो हम इस पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुल्क की ये महिला हमारे देश की एकता और अखंडता को किसी भी रूप में कितनी भी बड़ी चुनौती दे सकती है, जिसको हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखिए, देश में ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि कोई शरणार्थी है तो उसको हमें उस धर्म का पालन करना पड़ेगा, लेकिन अब देश में ही सीमा के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि सीमा को वापस जाना होगा। ऐसे में कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, और आप क्या कुछ सोच रहे हैं? जिस तरीके से हिंदुओं पर खतरा पाकिस्तान में मंडरा रहा है, उसको लेकर क्या सीमा को रखना सेफ होगा या सीमा को वापस जाना ही होगा? नहीं, देखिए, भारतीय सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से जांच चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है और जिस प्रकार की जो सरकार कार्रवाई कर रही है पूरी उचित है। लेकिन कोई व्यक्ति शरण मांगने आया है तो शरणागति देनी चाहिए। बहुत लोग हो सकते हैं देश में, उनके अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन कानून का पालन करना चाहिए। कानून का पालन सरकार करवा रही है, लेकिन सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि जिस प्रकार से वो देश में घुसी है उसके लिए सरकार को मुस्तैद होना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं घटे ना, कि जो एक लीगल तरीका है उसी की तरह से लोग देश में आए। लेकिन सरकार की चूक हुई है, इस बात को सरकार को मानना चाहिए। ऐसे तो कोई भी आतंकवादी घुस सकता है, लेकिन जिस प्रकार का बयान ये गोरक्षा वाल दे रहे हैं उसका विरोध है। जो विरोध सामने आए, विरोध के स्वर भी हमने दिखाए दर्शकों को। और हेमंत पराशर जी, मैं आपके पास फिर आ रही हूं। दरअसल जो शक है वो सीमा पर बढ़ता जा रहा है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं या उनकी तरफ से जो खुलासा किया जा रहा है या जो डिटेलिंग में उनसे पूछताछ हो रही है, शादी को लेकर कि उनकी 2014 में शादी हुई थी, वो हलफनामा, क्योंकि आपने देखिए उनकी बेल कराई है, तो जब बेल कराई है तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इर्द गिर्द होंगे। और 2014 में जब हलफनामा दायर किया गया शादी का, तो डिवोर्स नहीं लिया गया है हैदर से, गुलाम हैदर से, जो कि पाकिस्तान में उनके शौहर हैं, और ना उम्र को लेकर सही जानकारी उन्होंने दी। मेरे पास देखिए उम्र, अब मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर किए देता हूँ कि जिस समय सीमा का भारत में रहने का जो पटाक्षेप हुआ, वो सबसे पहले बुलंदशहर किसी अधिवक्ता के पास अपना शादी कोर्ट मैरिज करने के लिए गई। अब वहाँ उन वकील महोदय ने इनके जो पाकिस्तान वाले कागज़ देखे तो उन्होंने जो कोर्ट मैरिज कराने से इनकार कर दिया। तब इसका सारे मामले का पटाक्षेप हुआ और थाना पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद ये कोर्ट में आई, मैंने उनकी बेल एप्लीकेशन, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने जो इसमें बेल ली वो खाली पुलिस द्वारा जो FIR है, पुलिस द्वारा जो लिखाई गई FIR है, उसी के अगेन मैंने इनकी बेल ली है। सीमा की उम्र क्या बताई गई? तो मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं कि जो उम्र का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, थाना पुलिस को बताइए जो FIR में नहीं उम्र का। देखिए सुनिए, देखिए वो पुलिस की कस्टडी में थी तो मुझको वो क्या डॉक्यूमेंट दिखाती, सारे डॉक्यूमेंट पुलिस ने उससे ले लिए तो मैं उनको देख थोड़ी ज़्यादा, वो तो माल मुकदमाती है, पुलिस उनकी जांच करेगी। तो मेरे लिए बेल कराने के लिए मुझे ये आवश्यकता नहीं थी। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त हमें यहीं तक इजाजत देता है। फिलहाल एजेंसियां जांच कर रही हैं और यह माना जा रहा है कि सीमा को संभवतः वापस जाना ही होगा, और क्या कुछ सच है वो सामने अभी आना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।